साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस अड्डा पे। साथियों आशा करता हूं कि आप लोगों ने बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जारी किए गए बिहार शिक्षक भर्ती का सिलेबस देखा होगा। अगर आप में से किसी ने उस सिलेबस को नहीं देखा है तो एक बार उसको देखना जरूर, क्योंकि उस सिलेबस के अनुसार ही आपकी तैयारी की रणनीति बनती है। हमने सिलेबस को ऑलरेडी वीडियो बना करके अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों पर दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब बात रही आपकी तैयारी को सिलेबस के अनुसार डायरेक्ट करना, तो मैं पूरी कोशिश किया है कि इस छोटे से वीडियो में उसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए जिस तरीके से आपका सिलेबस दिया गया है। ये सारा का सारा अब जो मॉक टेस्ट होने वाला है हमारे चैनल पर, अब आपको पूरा का पूरा सिलेबस बेस्ड आपको टेस्ट लिया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और साथियों एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि आपको यह टेस्ट कैसा लग रहा है, और अगर आपको लगता है कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाया जाए तो वह भी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइएगा, या कितना क्वेश्चन को लिमिट रखना है एक टेस्ट में, यह भी कमेंट सेक्शन में आप लिख के सुझाव दे सकते हैं। आइए साथियों देखते हैं पहला प्रश्न। साथियों एक चीज ध्यान रखिएगा, आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती के एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। नेगेटिव मार्किंग है यानी कि अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो उसमें आपको माइनस अंक मिलने वाले हैं। तो इसीलिए अब आपकी तैयारी जो है काफी सुदृढ़ होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए। गलत अटेम्प्ट नहीं लीजिएगा। यहां भी आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी बना रहे हैं तो तुक्काबाजी से नहीं काम कीजिएगा, कोशिश कीजिए जो आपको आता है वही बनाइए। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से गैस दूसरे स्थान पर आता है। यहां देखिए प्रश्न को पढ़ते समय काफी आपको सावधानी बरतनी है। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता यानी अबंडेंस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी गैस दूसरे स्थान पर आता है। यानी अगर पृथ्वी के एक वायुमंडल मान ले तो इसमें पाए जाने वाले कुल गैसों में दूसरे स्थान पर सेकंड पोजीशन पर कौन कौन है। तो आपको मालूम है कि जो एटमॉस्फेयर है हमारा, पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा गैस कौन सा पाया जाता है। तो आपका आंसर होगा कि सर सबसे ज्यादा जो है 78% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। लेकिन क्या आपसे यह प्रश्न पूछा गया है? तो आप बोलेंगे सर नहीं, हमसे यह प्रश्न नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि दूसरे स्थान पर कौन है। तो सर दूसरे स्थान पर तो किसका आता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है, यानी 20.95%, जिसको लगभग हम बोलते हैं 21%, राइट। तो 21% लगभग जो है वो किसका है, ऑक्सीजन का है। तो सेकंड नंबर पर कौन आ गया, ऑक्सीजन। तो सही आंसर आपका क्या होगा, ऑक्सीजन। और अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन और देन किसका आता है, आर्गन का। ये तीन टॉप मोस्ट गैस जो है एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। इसको याद रखिएगा, सीक्वेंस आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा सीधे इस तरह का क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है यह, और अगर आप इसको बना लेते हैं तो मान के चलिए कि आपकी तैयारी जो है काफी अच्छी है, मैं ऐसा ही मानूंगा। और जिसको ये क्वेश्चन सही होता है वह जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे कि सर हमारा जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो सही हुआ है। चलिए सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, और ऐसा मान के चलिए कि नेगेटिव मार्किंग है, बीपीएससी इस तरह का प्रश्न देगा, एकदम पूरा आपको बीपीएससी के तर्ज पर बनाया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित आंदोलनों पर विचार कीजिए, राइट। पहला है आपको मोपला विद्रोह, दूसरा बारदोली सत्याग्रह, तीसरा चंपारण सत्याग्रह और चौथा नमक सत्याग्रह। ये तो आपको ऑप्शन है, इस पर विचार करने के लिए बोला। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, उपयुक्त का निम्नलिखित में से कौन सा, यहां ध्यान दीजिएगा, तैथिक क्रम आरोही क्रम के अनुसार सही है। और बच्चे यहीं पर गलती करेंगे, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ये दो चीज आपने पढ़ा होगा मैथ में, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, और यहीं पर गलती होगा, ठीक है। आंसर मालूम होगा लेकिन असेंडिंग डिसेंडिंग सरियाने में भी गलती हो जाता है कई बार, ठीक है। तो यहां पर समझिए प्रश्न आपसे पूछा गया है तैथिक क्रम के आरोही क्रम के अनुसार आपको सजाना है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि छोटा से लेकर के आपको बड़ा तक, यानी कम से लेकर के ज्यादा, ठीक है, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। अब समझिए कि तैथिक क्रम के अनुसार, तो तैथिक क्रम में क्या कम होना चाहिए। अगर मान ले आप यहाँ 1900 से स्टार्ट करते हैं और ये 2000 है, तो 1900 कोई एक ईस्वी है, कोई 1917 है, 1917 है, कोई 1905 यहां दिया हुआ है। अब इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में सरियाने के लिए बोल देगा, तो असेंडिंग ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर असेंडिंग ऑर्डर इसका होगा 1901, 1905 एंड देन 1917। ये क्या होने वाला है इसका
असेंडिंग ऑर्डर होने वाला, यानी बढ़ते हुए क्रम में हम इसको बोलते हैं। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम, और वहीं घटते क्रम में अगर होता तो सबसे पहले हम क्या लिखते, 1917 लिखते, 1905 लिखते, और फिर क्या लिखते, 1901, यानी बढ़ते से घटते हुए क्रम में लिखते। यहां तक क्लियर है? अब आइए इस प्रश्न को बना लेते हैं, क्योंकि जहां आपको समझाने की आवश्यकता पड़ेगी वहां हम समझाएंगे, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जो बेसिक से कर रहे होंगे, ठीक है। यानी इस तरह के कंपटीशन पहले फेस किए होंगे। सीटेट में तो आप लोगों ने कर लिया, लेकिन सीटेट में इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाता है। स्टेट में आपको इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, स्टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। आइए आप समझिएगा। अब सबसे पहले एक एक का बिंदु पर बात करेंगे। मोपला विद्रोह, तो मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, और 1921 के मालाबार वाला जो क्षेत्र देखेंगे, केरला वाला जो क्षेत्र है मालाबार, यहां पर ये मोपला विद्रोह हुआ था। यहां पर मोपला के द्वारा क्या हुआ था, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ इन लोगों ने विद्रोह किया था। कब किया था? तो सर 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। अब याद रखिएगा, एक डेट हो गया 1921। अगला विद्रोह बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह का जो चरण है ये गुजरात में है। बारदोली एक जगह है गुजरात में, और वहां के किसानों के द्वारा जो है कृषक आंदोलन था। बेसिकली बारदोली क्या था? कृषक आंदोलन था, इसीलिए कृषक आंदोलन इसको बोलते हैं, बारदोली सत्याग्रह को। और इसमें महात्मा गांधी का संबंध था, और किसका संबंध था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का संबंध था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक्टिव भूमिका के कारण वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया था वल्लभ भाई पटेल को, और ये उपाधि वहां की महिलाओं के द्वारा नवाजा गया था। लेकिन उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो यह भी याद रखिएगा। लेकिन इसका क्रम है आपको बारदोली सत्याग्रह का 1922 से लेकर के 1928 तक, ये डेट हो गया। अब आइए चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह सर कहां हुआ था? तो सर ये तो बिहार में हुआ था। कब हुआ था बिहार में? बिहार में हुआ था सर 1917 में। वेरी गुड। अब आइए नमक सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह तो ये आपको मालूम ही है कि महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद जी ने यूरोपियन नील आंदोलनों के उत्पीड़न से, जो इसमें तिनकठिया प्रथा भी शामिल था, चंपारण सत्याग्रह से ही जुड़ा हुआ है, तो ये बिहार में हुआ था। नमक सत्याग्रह 1930 में, 1930 में यहां पर देखिए 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कर नमक कानून तोड़ा था, और उसी को नमक सत्याग्रह बोला जाता है। तो अब इसको अरेंज कर लीजिए, क्या होगा आंसर आपका? तो सर 1917, फिर असेंडिंग ऑर्डर में हमको करना है, आरोही क्रम में 1917, देन 1921, देन बारदोली वाला 1922 से 28, और लास्ट में कौन हो जाएगा? नमक सत्याग्रह 1930। अब देखिए कौन सा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 1917 वाला कौन सा है? तो सर चंपारण, यानी सी हो जाएगा। 1921 वाला कौन सा है? तो सर ए हो जाएगा। और ये कौन सा है 1922 से 28 वाला? तो बी हो जाएगा। और फिर लास्ट में डी हो जाएगा, यानी सी ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए CABD, यानी आपको पहला है तीसरा ओके, तीसरा ये है, तीसरा कहीं है नहीं है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। तीसरा, पहला, दूसरा, चौथा, तो ये हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। और यही प्रश्न जो है आपको फंसाएगा वहां, वो आई होप आशा करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी रहेगा प्रश्न, लेकिन आपको पैटर्न पर पूरा हम देने का प्रश्न कर रहे हैं। प्रयत्न हमारा रहेगा कि आपसे बीपीएससी जिस तरह का पूछा जाए उसी तरह को आपको दे। अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना सकता हूं आपके लिए। आगे देखिए, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से किससे कौन था? तो यंग बंगाल आंदोलन, तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि हेनरी विबियन डेरिजियो जो थे, तो यंग बंगाल आंदोलन के क्या थे? प्रवर्तक थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी विबियन डेरिजियो। आगे देखिए, और साथियों एक चीज और मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। अगर आपको लगता है कि सर का एफर्ट आपके लिए उचित है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। आगे देखिए, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को, यानी अगर ये सन है तो सनलाइट के प्रकाश को इस एटमॉस्फेयर, ये जो पृथ्वी तक पहुंचने में, जो पृथ्वी में आज आप लाइट देख रहे हैं, इस तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट या 7 मिनट? साथियों इस लाइट के बारे में मैं बता दूं कि लाइट का जो समय है कहीं कहीं पर आपको 8 मिनट 20 सेकंड दिया होगा, लेकिन एनसीईआरटी आपको फॉलो करना है, एनसीईआरटी फॉलो करना है, और एनसीईआरटी में बस ये लिया हुआ है 8 मिनट, राइट? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 8 मिनट। एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आप बता सकते हैं कि चंद्रमा के लाइट को पृथ्वी तक आने में कितना सेकंड लगता है, जरा सा आप बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस जीव का
जो रक्त होता है, ब्लड जो होता है वो व्हाइट होता है। तो व्हाइट ब्लड किसका होता है? तो आपने पढ़ा होगा कि व्हाइट ब्लड जो होता है किसका होता है? छिपकली का, तिलचट्टा का, घरेलू खटमल का, मच्छर का। तो सर तिलचट्टा का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? व्हाइट ब्लड होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिलचट्टा। अब देखिए आपको कुछ साइंस का, इसमें हमने क्या क्वेश्चन किया है, आपसे जो प्रश्न पूछा जाएगा बीपीएससी के द्वारा पीएससी में, तो आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? हिस्ट्री का क्वेश्चन रहेगा, पॉलिटी रहेगा, ज्योग्राफी रहने वाला है, फिर क्या रहने वाला है? साइंस रहने वाला है, फिर क्या रहेगा आपको? ईवीएस रहेगा, एनवायरमेंटल सेक्शन। तो इतनी चीजों को आपको देखना है, ठीक है। कोशिश हमारी है कि इन सभी पर क्वेश्चन आपको बना के दिया जाए। आगे देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता क्या है? तो एक जीवाणु का नाम आपने सुना होगा, राइजोबियम, है ना, राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम आपने सुना होगा। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है कि दलहनी जो फसल होता है, दलहनी फसल कौन कौन हो सकता है? चना हो सकता है, मूंग हो सकता है, मटर हो सकता है, उड़द हो सकता है, अरहर हो सकता है। ये सब क्या है? दलहनी फसल है। तो इनके जड़ों में संयोजन करते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? दाल हो जाएगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जो है राइजोबियम कौन से पौधे के जड़ में संयोजन करते हैं? तो सही आंसर विल बी द दाल, राइट। अगला प्रश्न देखिए, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से रोग होता है। पॉलिश चावल, आप लोग बाजार जाते होंगे तो बहुत सारे जो है पॉलिश चावल आपने देखा होगा, है ना। तो पॉलिश चावल से कौन सा बीमारी होता है? आपको बताना है कि पॉलिश जो चावल आप लोग खाते हैं बाजार वाला, उनसे कौन से बीमारी हो सकता है? तो सर इससे जो होता है वह बेरी बेरी होता है। क्या होता है? बेरी बेरी होता है। और बेरी बेरी कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर विल बी द सर बेरी बेरी 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे भी इस क्वेश्चन को आपको जानना चाहिए। मां का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है। आपको मालूम होगा कि मां का दूध सबसे फायदेमंद दूध होता है, परंतु प्रश्न क्या है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव रहता है। तो क्या आपको पता है कि मां के दूध में क्या अभाव रहता है? जल्दी से बता दीजिए, मां के दूध में क्या अभाव रहता है? अच्छा चलिए, यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन जो है, ऑप्शन चेंज नहीं हुआ है। यहां पर मैं बता दूं कि मां के दूध में क्या अभाव रहता है। ऑप्शन जो है पिछला वाला ही कॉपी हो गया है। तो यहां पर आप देख लीजिए कि मां के दूध में क्या होता है कि लौह जो खनिज की मात्रा होती है ना, वो बहुत कम होता है। क्या होता है? लौह खनिज जो होता है, लौह खनिज की जो मात्रा होता है वो कम होता है। यही कारण होता है कि जो डॉक्टर्स होते हैं शिशु को लौह सप्लीमेंट अलग से देने की सलाह देते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं उनको आयरन सप्लीमेंट अलग से देने की सलाह देते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि किस आहार, जो इस मतलब आपसे अगर पूछा जाता है कि मां का दूध में जो नवजात शिशु को लगभग संपूर्ण आहार देता है, किंतु इसमें निम्नलिखित में से किसका अभाव रहता है? तो लौह खनिज का अभाव रहता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लौह खनिज हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? यानी यज्ञ कौन सा था वैदिक काल में जिसमें सूरा का प्रयोग किया जाता था? ठीक है, तो सूरा का प्रयोग किस में किया जाता था? जल्दी से बताइए। यज्ञ का नाम है स्तोत्रामणि, राजस्व, पुत्रेष्टि या अश्वमेघ, या इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। जल्दी से बताइए। यानी ये देखिए, ये ऑप्शन तो आपको मालूम होगा, हमने कई वीडियो में बताया है इस ऑप्शन का औचित्य, और यही ऑप्शन आपको आने वाला है। इसका मतलब है कि ऊपर में से कोई नहीं। क्या आपको लगता है कि एक में से अधिक यज्ञ था जिसमें सूरा का प्रयोग किया जाता था? तो इस प्रश्न का आंसर होगा कि सूरा का प्रयोग जो है किसमें होता था? स्तोत्रामणि में होता था। वैदिक काल में स्तोत्रामणि यज्ञ होता था जिसमें सूरा का प्रयोग किया जाता था। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? स्तोत्रामणि। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो मुस्लिम लीग, आपको मालूम होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में हुआ था। कहां पर हुआ अगर पूछे तो? सर ढाका में हुआ था। और मोहम्मद अली जिन्ना जो है इस संगठन के प्रमुख नेता थे।
और याद होगा आपको कि मुस्लिम लीग का शुरू में जो उद्देश्य था गठन का, वो क्या था? उनका उद्देश्य था कि मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा करना था। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने मुस्लिमों के लिए अलग से राष्ट्र का डिमांड कर दिया। तो यही है कि मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि बांटो और छोड़ो, हमको बांट दो और छोड़ दो, हमको भूल जाओ। और ये जो है नारा जो है कराची अधिवेशन में दिया था 1943 के कराची अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कराची अधिवेशन 1943। अब आइए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। कोऑर्डिनेट करते रहिएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो चंपारण सत्याग्रह आपको मालूम है, चंपारण सत्याग्रह जब हो रहा था तो गांधी जी को विशेषकर बुलाया गया था राजकुमार शुक्ल के द्वारा। जब लखनऊ अधिवेशन था, लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जी गए थे बेचारे, और उन्होंने जो नील किसान था बिहार में, उस पर जो अत्याचार हो रहा था उससे अवगत कराया गांधी जी को। इनिशियली गांधी जी तो मना कर दिए थे, हाउएवर बाद में जो है किसी तरह से राजकुमार शुक्ल जी ने मना लिया उनको। और फिर क्या हुआ कि वो आए जब वो देखे तो वही आप देखे होंगे कि महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह भारत आने के बाद, साउथ अफ्रीका से जब 1915 में भारत आए थे, तो भारत आने के बाद उनका पहला सत्याग्रह ये बोला जाता है। तो साउथ अफ्रीका से आने के बाद चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में, और उनको महात्मा की उपाधि दिया जाता है। तो महात्मा गांधी को देखिए दो उपाधि मिला हुआ है, महात्मा गांधी जी को दो उपाधि मिला हुआ है। एक तो राष्ट्रपिता का उपाधि मिला हुआ है, राष्ट्रपिता, और दूसरा महात्मा, और इन दोनों का अलग अलग संबंध है। तो महात्मा का उपाधि जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। तो राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो आपको मालूम होगा कि राष्ट्रपिता की उपाधि इनको सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राइट, यहां तक क्लियर है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, किस कानून और एक्ट को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है? काफी अच्छा है और इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो आपको जानना ही चाहिए। तो साथियों आपको मालूम होगा कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां था वो बढ़ रहा था, और उसको कुचलने के लिए जो ब्रिटिश सरकार था, है ना, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1917 में एक जस्टिस थे, उस जस्टिस का नाम था सिडनी रॉलेट। सिडनी रॉलेट, और इन्हीं की चेयरमैनशिप और बोले तो अध्यक्षता, इन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया था, एक समिति का गठन किया था। और इस समिति के गठन के आधार पर ही मार्च 1919 में, यानी इनका नाम याद हो गया, जस्टिस सिडनी रॉलेट। ठीक है, तो जस्टिस सिडनी रॉलेट के कमेटी के सुझावों के आधार पर मार्च 1919 में एक विधेयक पारित होता है, जिस विधेयक को बोला जाता है रॉलेट एक्ट। क्या बोला जाता है? रॉलेट एक्ट बोला जाता है। अब ये रॉलेट एक्ट किसके काल में पारित हुआ था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में पारित हुआ था। ठीक है, अब इस एक्ट का खासियत क्या था? इसको आखिर क्यों बोला गया बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून? इसको इसलिए बोला गया कि इस एक्ट के अनुसार अंग्रेज सरकार जब चाहे, जिसको चाहे, जहां चाहे और जब तक चाहे अरेस्ट कर सकता है, मुकदमा चला सकता है, कुछ भी कर सकता है। और यही कारण है कि बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून इसको कहा गया था। राइट, तो आई होप, आशा करता हूं यहां तक क्लियर होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट 1919। राइट, अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को जोड़िए इस चैनल से, ताकि अच्छे और वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा सके। चलिए, धन्यवाद।